नमस्कार दोस्तों, अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स की सीरीज़ में आज जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सेक्शन 54 पर है। सेक्शन 54 एग्जम्पशन की बात करता है। जब कभी भी किसी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो इंडिविजुअल और एचयूएफ अपने उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेव कर सकता है, उसके ऊपर टैक्स को सेव कर सकता है यदि कोई वो एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेता है। इसके अंदर जो कट पॉइंट होता है वो डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओरिजिनल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है। जिस डेट पे उसने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है उस डेट से पीछे यदि वो एक साल के अंदर उसने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है या डेट ऑफ ट्रांसफ़र के 2 साल बाद यदि उसने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो ख़रीद लेता है 2 साल तक, या उस डेट के 3 साल बाद तक यदि कोई वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर लेता है, तो जितना पैसा कैपिटल गेन का हुआ है यदि वो उतने पैसे से उस जगह इन्वेस्ट कर देता है तो उसका उतने अमाउंट पर जो है वो टैक्स में उसको छूट मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये तो जनरल बातें हैं कि इसके अंदर कि ये एग्जम्पशन इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिलेगी यदि वो पीछे 1 साल के अंदर ख़रीद लेता है या अगले 2 साल के अंदर ख़रीद लेता है या अगले 3 साल के अंदर बना लेता है, या यदि वो ऐसी अभी नहीं बना पा रहा है तो रिटर्न फाइलिंग की डेट तक यदि वो अमाउंट कैपिटल गेन स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है तब भी एसएससी को ये एग्जम्पशन मिल जाती है और एसएससी को वो पैसा उस पीरियड के अंदर जो कि टाइम लिमिट है 1 साल 2 साल या 3 साल, उसके अंदर यदि उस पैसे को वो अपनी नई रेजिडेंशियल यूनिट को बनाने में इस्तेमाल कर लेता है तो एसएससी को उस पैसे की छूट मिल जाती है अपने टैक्स को कैलकुलेट करने में। फ्रेंड्स, ये जनरल बातें हैं इसके अंदर जो कि इस सेक्शन के अंदर लिखी हुई हैं, जिसके ऊपर लेक्चर की एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमको देखनी है। सबसे पहली फ्रेंड्स इसमें ये बात है कि जो भी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एसएससी ने खरीदी है उसको वो विद इन 3 ईयर्स नहीं बेच सकता। यदि वो उस प्रॉपर्टी को 3 साल से पहले ही बेच देता है तो जो भी उसको कैपिटल गेन हुआ होता है, कैपिटल गेन का बेनिफिट हुआ होता है, टैक्स का बेनिफिट होता है, वो टैक्स उसको जो है जिस साल उसने प्रॉपर्टी बेची होती है उस साल उसको वो देना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार आपको एग्जम्पशन तभी देती है जब आप नई रेजिडेंशियल यूनिट जो खरीदते हो उस रेजिडेंशियल यूनिट को कम से कम अपने पास 3 सालों तक रखते हो। यदि आप वो विद इन 3 ईयर्स बेच दोगे तो जिस साल में भी बेचोगे तो जो भी आपने कैपिटल गेन का बेनिफिट लिया है वो आपको बेनिफिट जो है वो रिवर्स हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक नया पॉइंट जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि एसएससी ए था, वो अपनी रिटर्न फाइलिंग की डेट तक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया, इसलिए उसने कैपिटल गेन में स्कीम में पैसा दाखिल जमा कर दिया। लेकिन कैपिटल गेन स्कीम में पैसा जमा करने के बाद उसकी डेथ हो गई, तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो उसका लीगल हियर है, क्या उस लीगल हियर के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदे। तो इसके ऊपर डिसाइडेड केसेस हैं फ्रेंड्स, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये बर्डन एसएससी के ऊपर डाला गया था कि यदि वो कैपिटल गेन स्कीम में पैसा डालता है तो कैपिटल गेन स्कीम में से पैसा निकाल के उसको प्रॉपर्टी ही खरीदनी है। लेकिन यदि बाई चांस एसएससी की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हियर के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो कैपिटल गेन का पैसा से मकान खरीदे ही, रेजिडेंशियल यूनिट खरीदे ही, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं बनती। और फिर यदि लीगल ईयर प्रॉपर्टी नहीं भी खरीदता है तब भी उसके ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक पॉइंट ये राइज होता है कई बार कि एसएससी को जब उसने अपनी रेजिडेंशियल यूनिट बेची तो उसको कंसिडरेशन मिली, हो सकता है कि वो कंसिडरेशन उसने खर्च कर ली हो, लेकिन जब उसको नया मकान खरीदना था उस वक्त उसने बैंक से लोन लेकर के नया मकान खरीद लिया।
तो क्या डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि साहब आपको वही पैसा इस्तेमाल करना था जो कि सेल कंसिडरेशन से मिला था नया मकान खरीदने के लिए? तो ऐसा नहीं है। असेसी जो है वो अपना जो नया मकान खरीदना है उसको वो पैसा उधार लेकर के भी खरीद सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि असेसी को वही पैसा इस्तेमाल करना है जो कि उसको पहली प्रॉपर्टी बेच कर के मिला है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब भी नई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो असेसी जो है वो बैंक लोन भी लेता है। तो कहने का मतलब है कि चाहे असेसी वो कंसिडरेशन को यूज़ करे या ना करे या बैंक लोन ले, तब भी असेसी को जो है वो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन के लिए वो एंटाइटल होगा। फ्रेंड्स, इसमें एक नया पॉइंट ये आता है कि सपोज़ करो असेसी ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली और उसको डिपार्टमेंट ने कैपिटल गेन की एग्जम्पशन भी दे दी, लेकिन बाद में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के बाद असेसी ने वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया या उसको किराए पे दे दिया कमर्शियल पर्पस के लिए, तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो एग्जम्पशन रिवर्स हो जाएगी? तो इसका आंसर भी जो है वो नेगेटिव में है। खाली सेक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि असेसी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, उस प्रॉपर्टी की जो नेचर है वो रेजिडेंशियल होना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर किचन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, बेडरूम्स होने चाहिए। लेकिन यदि किसी भी कारणवश यदि असेसी उस प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता या कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करता है, तो खाली इस बात पे उसकी एग्जम्पशन को डिनाई नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, इसी में एक नया एक पॉइंट ये आता है कि सपोज़ करो कि असेसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसको रहने लायक बनाने के लिए सपोज़ करो उसमें बाथरूम फिटिंग्स करानी थी, उसमें किचन को ठीक कराना था, किचन की नई पाइपलाइन डलवानी थी। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे खर्चे किए गए जो कि उस जगह को हैबिटेबल बनाने के लिए ज़रूरी थे, तो वो सारे खर्चे भी असेसी एग्जम्पशन क्लेम करने में कंसीडर कर सकता है। लेकिन इसमें ये पॉइंट ये है कि यदि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हैं या जो कि हैबिटेबल की डेफिनेशन में नहीं आते, कंफर्ट की डेफिनेशन में आते हैं, तो हो सकता है कि उन खर्चों को डिपार्टमेंट जो है वो अलाउ ना करें एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि यदि खर्चे हैबिटेबल है बनाने के लिए उस रेजिडेंशियल यूनिट को, तो वो खर्चे आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन यदि वो कंफर्ट जोन में है, सपोज़ करो आप ये कहते हो कि साहब मैं तो अपने घर में 50 लाख का टीवी लगाऊंगा, तो टीवी तो लगाने के लिए चाहिए घर में, लेकिन वो कंफर्ट के जोन में आ जाएगा और उन एक्सपेंसेस को जो है वो फिर लिटिगेशन का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन वो सारे खर्चे जो कि हैबिटेबल बनाने के लिए हैं, वो सारे खर्चे जो है वो अलाउ किए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक बात ये आती है सेक्शन 54 के एग्जम्पशन में, कई बार ऐसा होता है कि जब असेसी घर खरीदता है तो उसकी रिक्वायरमेंट 500 गज की है, लेकिन सपोज़ करो उसको 250 गज के 2 मकान मिलते हैं, तो असेसिंग अथॉरिटीज़ कई बार ये कहते हैं कि साहब आपको तो एक ही रेजिडेंशियल यूनिट खरीदनी थी। तो यदि वो 250 गज के प्लॉट खरीद के उनको कंबाइन करके बनाता है और एक सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के बतौर जो है वो उसको तैयार कराता है, तब भी एसएससी को जो है वो उसकी एग्जम्पशन दी जाएगी, चाहे वो प्लॉट साथ साथ हों, ऊपर नीचे हों, डुप्लेक्स के रूप में हो, तब भी जो है एसएससी को जो है वो ये एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि साहब आपने 2 रजिस्ट्री कराई हुई हैं। ऐसा तक केस हुआ है कि एसएससी ने 2 बंगलो खरीदे, 2 बंगलो जो है साथ साथ थे, तो डिपार्टमेंट ने कहा साहब 2 रजिस्ट्री अलग अलग हुई हैं इसलिए आपको खाली एक का बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यदि एसएससी का पर्पस ये है कि उन दोनों अलग अलग यूनिट्स को लेकर के एक ही यूनिट कंबाइन करके उसका इतना स्टेटस है कि वो इस हिसाब से रहता है कि उसको बड़े घर की ज़रूरत है, तो खाली ये कहना कि आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी वो ठीक नहीं है। एक इसके अंदर दोस्तों असेसमेंट ईयर 2021 से सेक्शन 54 के अंदर एक अमेंडमेंट ये लाई गई है कि पहले कंडीशन ये थी कि जो एसएससी ने अपनी रेजिडेंशियल यूनिट बेची है उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो खाली एक दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कर सकता है, एक के अंदर कर सकता है, लेकिन अब एक की जगह उसको 2 रेजिडेंशियल यूनिट खरीदने का ऑप्शन दे दिया गया है। लेकिन इसके अंदर ये ऑप्शन उसको तभी मिलेगा जब उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो। दूसरा, ये ऑप्शन उसको लाइफ टाइम एक बार में ही मिलेगा, वो बार बार इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकता। तो वो 2 रेजिडेंशियल यूनिट भी खरीद सकता है असेसमेंट ईयर 2021 से यदि
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है और उसको ये ऑप्शन जो है वो लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमने ये लेक्चर सीखा ये सेक्शन 54 पे था, जो कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे था जब एसएससी को कोई भी वो अपनी रेजिडेंशियल यूनिट बेचता है और दूसरी रेजिडेंशियल यूनिट में इन्वेस्ट करता है। मैं आपने बाकी इस सेक्शन 54 की सीरीज़ में बाकी सेक्शंस को कवर करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।